नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सबका बजट 2016-17 प्रदेश की ये सबसे बड़ी कवरेज है। और आज से हमारा फोकस शुरू हो रहा है रेलवे बजट पर, क्योंकि आज है सोमवार, तारीख 22 और 25 फरवरी को देश का रेल बजट पेश किया जाना है साल 2016-17 के लिए। तो इस खास कार्यक्रम जिसे हम कह रहे हैं रेल बजट 2016-17 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगले आधे घंटे के दौरान हम जो रेलवे बजट की बड़ी तस्वीर है उस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ आज दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं महेश कपूर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं रेलवे बोर्ड में, साथ ही साथ प्लानिंग कमीशन में एडवाइजर भी रह चुके हैं। और हमारे साथ हैं अशोक कुमार भट्टाचार्य जी, जाना माना नाम, बहुत बहुत शुक्रिया, एडिटर बिजनेस स्टैंडर्ड, हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमेशा की तरह आइए देखते हैं कि क्या है हमारे पास आपके लिए आज का सवाल, जिसका जवाब हम कार्यक्रम के आखिर में बताएंगे। सो क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया था? ये सवाल अगर आप जवाब जानते हैं इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार अगर आप नहीं जानते हैं, इस कार्यक्रम के अंत में हम आपको ये इसका जवाब जरूर बताएंगे। लेकिन आइए देखते हैं कि क्या पिछले बजट में क्या कुछ बड़ी तस्वीर रही थी। और वहां से एक कोट मैं लेते हुए शुरुआत करना चाहूंगा। कुछ नया जोड़ना, कुछ पुराना तोड़ना होगा, कुछ इंजन बदलने होंगे, कुछ ताकत दिखानी होगी, कुछ कमजोरियां मिटानी होंगी, कुछ रास्ते बदलने होंगे, कुछ दिशाएं खोलनी पड़ेंगी। और बीते बजट में हमने देखा कि बहुत सारी नई चीजें देखने को मिली। हमें पहली बार 5 साल का पूरा खाका देखने को मिला। और 2015-16 की जो बड़ी घोषणाएं थी, उसका एक तो ये था कि सबसे सुरक्षित कैसे बनाया जाना है, कैसे आधुनिकीकरण किया जाए रेलवे का, उस पर फोकस, और कहां से पैसा आएगा, वो एक कह सकते हैं कि एक खास घोषणा की गई थी। और जिस तरह से आप यात्री सुविधाओं की बात करें तो शॉर्ट टर्म में जो कुछ मेजर लिया जा सकता है वो ये कि कैसे यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए। और इस पूरे साल उसकी कुछ न कुछ बानगी जरूर देखने को मिली है। कुछ और भी बड़ी घोषणाओं की बात करेंगे, लेकिन जो घोषणाएं की गई थी उस पर एक पहला कमेंट लेते हैं। कपूर साहब, आप ही से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप एडवाइजर भी रह चुके हैं और साथ ही साथ रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी थे। सबसे पहली बात जिसकी शुरुआत हमने पिछले बजट में देखी, बहुत सारी नई चीजें हुई। राजनीतिकरण से एक तरह से बाहर निकलता हुआ हमारा बजट दिखाई दिया। हमें 5 साल की एक तस्वीर दिखाई दी। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इन्वेस्टमेंट की बात बार बार कही जा रही है, उसका एक खाका जरूर दिखाई दिया। अच्छी शुरुआत, नई शुरुआत, और ये आगे जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। सुरेश प्रभु जी का अगर आप बैकग्राउंड देखें, ही हैज बीन अ प्रोफेशनल, और जिस मंत्रालय में भी रहे हैं उन्होंने काम बड़े प्रोफेशनली किया। और जिसको आप राजनीति कहते हैं उससे थोड़ा वो हट जाते हैं, और इसकी वजह से एक बार उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था। तो अगर आप देखें पिछला बजट जो था उसमें किसी नई गाड़ी की अनाउंसमेंट नहीं हुई। बिल्कुल इतना एक वेलकम चेंज था, क्योंकि पहले बजट्स में आधे से ज्यादा वक्त तो नई गाड़ियां और नई लाइनों का जिक्र होता था। प्रभु जी ने उसका कोई जिक्र नहीं किया जी। और वो टिके रहे कि उनको किस चीज पे तवज्जो देनी है। उन्होंने कहा कि कैपेसिटी बढ़ानी है, रेल में पैसेंजर्स को सुविधा देनी है, और सेफ्टी पर उनका ध्यान काफी था। जहां तक पैसेंजर्स की सुविधा का सवाल है, उन्होंने आईटी का सहारा काफी लिया है। और अगर आप देखें कुछ इस साल में पैसेंजर्स के लिए, मैं ये मानता हूं कि स्वच्छ गाड़ियां और स्वच्छ स्टेशन नहीं बन गए बहुत, लेकिन उनकी इतनी सुविधा तो जरूर हो गई है कि टेलीफोन पे इंफॉर्मेशन रिजर्वेशन की, और 4 लाख लोग इंटरनेट पे रोज बुकिंग करते हैं। 4 लाख से ज्यादा रोज करते हैं, और उसको और भी ज्यादा। चलिए, तो ये आपके हिसाब से जो यात्रियों पे जो फोकस था, ये एक बड़ा पॉइंट कहा जा सकता है। भट्टाचार्य जी, अगर आपसे मैं ये समझना चाहूँ, सुरेश प्रभु ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि उन्हें सबसे अच्छा कमेंट ये लगा बजट पेश करने के बाद
कि बजट पढ़ने के बाद लोगों को ये नहीं लगा कि रेल मंत्री किस राज्य से आते हैं, और उनको ये सुनकर के बहुत खुशी हुई। आपको लगता है कि ये जो दिशा हम पहली बार दिख रही है कि इकोनॉमिक्स जो है वो थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे हावी होती हुई दिखी, और हमने देखा कि साउंड इकोनॉमिक्स की तरफ रेलवे बढ़ रहा है, इसकी शुरुआत हुई है, मानते हैं आप? ज़रूर, मैं ये बात मानता हूँ कि उन्होंने एक नई शुरुआत की। पहली बात तो यह है कि उन्होंने जो एक रेलवे बजट पेश करते हुए उन्हें जो पॉलिटिक्स का जो एक अंडरपिनिंग होता है हर बजट का, उन्होंने उसको कम एक इम्पोर्टेंस दिया। और दो तरह से मैं मानता हूँ कि ये चीज़ को देखना पड़ेगा। एक तो पहली बार उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा जोर दिया है। वो मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे रेलवे मंत्री थे, वो इन्वेस्टमेंट्स की कितनी ज़रूरत है नहीं है वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। जैसे आपने कहा कि 5 साल का एक खाका पेश किया, उसके साथ उन्होंने क्या किया कि एक नॉन गवर्नमेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग, वो उनका एक नया रास्ता दिखाया उन्होंने 1,50,000 करोड़ का फंडिंग सरकार से नहीं किया, LIC से करवाया। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट्स इनटू बिल्डिंग रेलवे कैपेसिटी सरकार के पैसे से नहीं, बाहर के लोकोमोटिव फैक्ट्री जो उन्होंने जो अनाउंस किए हैं, और उसका ये बजट पेश करने के पहले ये दोनों में डिसीजन ले चुके हैं। उसका इम्पैक्ट होगा ऑपरेटिंग रेशियो के ऊपर मेरे ख्याल से, क्योंकि उसको जो इम्पैक्ट जो होगा उसका रेलवेज के जो रिसोर्सेज जो हैं बहुत स्ट्रेच्ड हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ फंड रेजिंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो जोर दिया गया वो एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव था लास्ट बजट में। चलिए सर, ऑपरेटिंग रेशियो की ज़रूर हम बात करेंगे, लेकिन अभी निगाह डाल लेते हैं कि जो वर्तमान रेलवेज का जो फाइनेंस है या फिर जो बड़ी पिक्चर है क्या, उसके बाद ये चर्चा जारी है। आज भारतीय रेल एशिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। देश की आजादी के वक्त करीब 54,000 किलोमीटर रूट वाली रेलवे 70 सालों में बढ़कर 65,800 किलोमीटर हो गया है। हर दिन करीब 12,000 से अधिक ट्रेनों पर 2.5 करोड़ से अधिक मुसाफिर अपने मंजिलों को पहुंचते हैं। भारतीय रेलवे माल ढुलाई में भी अमेरिका, चीन और रूस के साथ 1 बिलियन टन के विशिष्ट क्लब में शामिल हो चुका है। भारतीय रेल नेटवर्क के पास करीब 9,000 इंजन है, जिनमें 43 अभी भी भाप से चलते हैं। इंजनों का ये बेड़ा करीब 5 लाख माल ढोने वाले डब्बों और 60,000 से अधिक यात्री कोचों को खींचते हैं। रेलवे स्पीड क्षमता के स्तर पर जापान, यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित देशों से पीछे है। भारत में ट्रेनों की औसत स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इस औसत रफ्तार की मुख्य वजह भारी ट्रैफिक, कमजोर आधारभूत ढांचा और ट्रेनों का डिजाइन है। भारतीय रेलवे की दशा और दिशा सुधारना हर एक रेल मंत्री के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। भारतीय रेल के 8,000 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों में से करीब 4300 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर अभी भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इसमें कुल 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं, और इस लिहाज से ये दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी रोजगार देने वाली कंपनी है। लेकिन रेलवे में अभी भी 2,85,000 पद खाली पड़े हैं। रेलवे सुरक्षा बल में भी काफी पद खाली हैं। रेलगाड़ियां बढ़ रही हैं और स्टाफ घट रहा है, जिससे अव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं। भारतीय रेलवे जहां नेटवर्क के स्तर पर विशाल है, तो लाखों कर्मचारियों के वेतन के मद में भी इसका वित्तीय प्रबंधन गड़बड़ा जाता है। 2016-17 में 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने से रेलवे पर वेतन और पेंशन बिल में सालाना 40,000 करोड़ रुपए का बोझ भी पड़ने जा रहा है। रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए जापान और कोरिया सहित कई देशों के साथ सहयोग को आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही 14 जोनों में 29 रेलवे वर्कशॉपों का आधुनिकीकरण का काम चल रहा है। भारतीय रेल पूरी दुनिया में जन सामान्य को यात्रा कराने के मामले में पहले स्थान पर है, और माल भाड़े में रेलवे का पूरी दुनिया में चौथा स्थान है। रेलवे की कुल आय में माल भाड़ा का हिस्सा लगभग 2/3 है, और बाकी सवारी यातायात के किराए से आता है। यात्री सुरक्षा के मद्देनजर करीब 11,000 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करने का अभियान है, और रेलवे हर साल 1 से लेकर 1,500 मानव रहित क्रॉसिंग को खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है। रेल मंत्री के सामने सबसे बड़ी दुविधा रेलवे की उपयोगिता को बढ़ाना और उसकी माली हालत को दुरुस्त करना है। साल 2014-15 के दौरान भारतीय रेलवे की कुल आय 12% से अधिक बढ़ी है। सरकार रेल के सुधारों में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका की ओर इशारा कर चुकी है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हाल ही में कहा कि रेलवे की आय अगले 5 सालों में 50% तक बढ़ जाएगी, क्योंकि ये विदेशी निवेश के लिए संभावनाएं तलाश रही है। अब देखना यह है कि रेल मंत्री ऐसे समय में यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और आधुनिकीकरण को कैसे सुनिश्चित करते हुए रेलवे की आर्थिक हालत को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो रेलवेज को देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति का इंजन बनाना है, तो काफी कुछ इसमें सुधार करना होगा। चुनौतियां कई हैं, लेकिन इन चुनौतियों पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए खास कार्यक्रम सबका बजट, रेल बजट 2016-17। बढ़ो 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 मेरे संग,
कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। ऐसा ट्रैक्टर लेने की सोच रहा हूँ चाचा, जो हो किफायती, भरोसेमंद और दमदार। अरे तो इसमें सोचने की क्या बात है, जॉन डियर ट्रैक्टर ले लो, बेस्ट डिसीजन होगा। जॉन डियर? अरे रघु भैया, ये जॉन डियर ट्रैक्टर। जॉन डियर पार्ट्स बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती और आसानी से मिल भी जाते हैं। बेस्ट डिसीजन। जॉन डियर पे लोन तुरंत मिल जाएगा। अरे भाई, ये ट्रैक्टर तो कमाई की फैक्ट्री है, एकदम बेस्ट डिसीजन होगा। जॉन डियर परिवार में आपका स्वागत है। बेस्ट डिसीजन। काका, मैं एक ट्रैक्टर लेने की सोच रहा हूँ। इसमें सोचना क्या है, जॉन डियर बेस्ट डिसीजन होगा। जॉन डियर ट्रैक्टर, आपकी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था, जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला, तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है, इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। किशोर अवस्था हम सब की जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में एक बार IFA की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निशुल्क मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियां साप्ताहिक IFA की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सबका बजट और आज फोकस है हमारा रेलवे बजट 2016-17। बीते बजट में देश के सभी राज्यों को रेल नेटवर्क से जोड़ना एक बड़ी प्राथमिकता थी और नॉर्थ ईस्ट और जम्मू को लेकर के 39,000 करोड़ रुपए का फंड भी दिया गया था। एक तरह से उसका प्रस्ताव किया गया था। आइए आपको लिए चलते हैं रांची और जम्मू, देखते हैं रेल बजट से वहां के लोगों की क्या उम्मीदें हैं इस बजट यात्रा में। रेल की इस बजट यात्रा में हम राजधानी रांची से निकले हैं और जो ये ट्रेन है इसे सुपर ट्रेन के नाम से जाना जाता है और ये 2 राजधानियों को जोड़ता है, राजधानी पटना और राजधानी रांची को। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर रेल बजट में इस बार किस तरह के प्रावधान किए जाने चाहिए। साफ सफाई तो सुविधा होना चाहिए, होता ही है वैसे तो इधर में तो ठीक ही है सुविधा तो। हाँ ठीक है। सबसे पहली बात है कि सफ़र में जनता को सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए सरकार को, जो वो नहीं मिलता है। कभी कभी आए दिन घटना घटते रहता है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किराया के साथ साथ लोगों को सुविधा भी मिले, ये मेरा इस रेल बजट से आशा है। रेल बजट में हम लोगों का ये आशा है कि और नई गाड़ियाँ दिया जाए, जैसे सुबह में बोकारो या धनबाद या कोडरमा जाने के लिए एक ही गाड़ी है, तो इसके गाड़ी की संख्या बढ़ाया जाए जिससे हम लोगों को आने जाने में सुविधा हो। रांची से मुगल फ्राई होते हुए गोरखपुर तक के लिए कोई गाड़ी नहीं है, जिससे वहाँ तक जाने के लिए यात्रियों को बहुत दिक्कत होता है। इसके लिए गाड़ी होनी चाहिए, नहीं ऐसा करते हैं। क्या लगता है रेल बजट से क्या उम्मीदें हैं और क्या होना चाहिए? ये पिछले 1 साल में जब से
रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी आए हैं, तो रेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। आप पहले देखते हो कि जब ट्रेन खुलती थी तो एक चार्ट 4 घंटा पहले बनती थी, अब 4 घंटा पहले चार्ट बनती है और ट्रेन खुलने के आधा घंटा पहले भी चार्ट बनती है। इससे पैसेंजर को ये फ़ायदा हुआ है कि छोटे छोटे डिस्टेंस में जो उनको ट्रेन टिकट कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता था, अब उनको मिल पा रहा। ये स्पेशल बोगी यदि हम लोग के लिए है तो ये सिर्फ हम ही लोग के लिए होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा इस पर ना बैठे। जो हम लोग के साथ है वो बैठे और बाकी एक्स्ट्रा आदमी को नहीं बैठना चाहिए। दिव्यांग से बात कर रहे थे जिनका साफ तौर पर कहना था कि इंतजाम जो किया गया है, एक अलग बॉगी का प्रावधान किया गया है, ये बहुत ही बढ़िया इंतजाम है। लेकिन उनको दुख इस बात का है कि इसमें लोगों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर इस तरह के लोग आते हैं तो इस बॉगी में उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए और दूसरे लोगों को खुद ब खुद नहीं चढ़ना चाहिए। कैमरा पर्सन सर्जुन दास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। केंद्र सरकार नया रेल बजट पेश करने जा रही है। लोगों को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, हमने बात की कुछ लोगों से जम्मू के रेलवे स्टेशन पे। आम आदमी के लिए थोड़ा रेल बजट थोड़ा कम करे, भाव मत बढ़ाए, जो आदमी सुविधा जो दे रहा है, जो अच्छी तरह से सुविधा दो, बाद में सोचो। और जो 4 महीने का जो रिजर्वेशन चार्ट है वो थोड़ा 2-1 महीने का ऊपर आएगा तो 4 महीना हम लोग को पूरा जाने आने का जो प्रॉब्लम है, जो बहुत महंगा पड़ रहा है कि वो 4 महीना पूरा पहला हम लोग कोई प्रोग्राम करेगा तो बाद में 4 महीने के बाद वो कैंसिल हो जाता है, बाद में टिकट का पैसा भी हम लोग को थोड़ा कम आता है। आज भारतीय नागरिक जो है वो चाहते हैं कि मेरे को वैल्यू एडेड सर्विसेज मिले, वो उसके लिए पैसे देने को भी तैयार हैं, पर सर्विसेज उस तक पहुंचती नहीं है। सबसे ज़्यादा वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन्स बढ़ाई है गवर्नमेंट में, वो कमेंडेबल पार्ट है गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। नए ट्रैक्स बन रहे हैं, नई बोगीज ऐड हो रही हैं। यहाँ जो पेनेट्री चलती है ये तो सब कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है और उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। इनका जो रेट्स वगैरह है ये बहुत ऊंचा लगाते हैं, जनरल पब्लिक को भी तो उसका परवड़ना चाहिए, ऐसे रेट्स वगैरह कम रखो। साफ़ सफाई अच्छी होना चाहिए ट्रेनों में, गंदगी दुनिया भर की रहती है, कहीं बैठने की जगह नहीं होती, कुछ नहीं होता सर। इतना तो चाहिए, उनको करना चाहिए नए बजट में, कोई नई ट्रेनें लंबी दूरी की चला दें। लोगों की ये उम्मीदें हैं कि स्टेशंस पे अच्छी सफाई हो और इसके साथ साथ ही जो है ट्रेनों की जो है फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई जाए और अच्छी सुविधाएं जो है वो आम जो यात्री हैं उनको उपलब्ध करवाई जाएं। कैमरामैन सुरेंद्र कुमार के साथ संजीत खजूरिया, दूरदर्शन समाचार, जम्मू। तो आपने देखी रांची और जम्मू से ये बजट यात्रा। बीते बजट की बात करें तो रेल किराए में माल भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, किसी भी नई ट्रेन का एक तरह से ऐलान नहीं किया गया। साथ ही साथ अगले 5 सालों में 8.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का एक खाका हमारे सामने रखा गया। और जैसा कि हमारे मेहमान ने बताया कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो LIC के साथ जो समझौता किया गया वो उसके फौरन बाद किया गया, एक काफ़ी बड़ा कदम रेलवे के इतिहास में। कपूर साहब, जो बात ऑपरेटिंग रेशियो की भट्टाचार्य जी कर रहे थे, यानी आप 100 रुपए कमाने के लिए आप कितना खर्च करते हैं, वो करीब करीब अभी 91 रुपए है और आपका लक्ष्य है 88.5। ये एफिशिएंसी क्या वाकई इस 1 साल में आपको नजर आई है कि इसको प्राप्त कर पाएंगे रेल मंत्री? हो सकता है, लेकिन जो भट्टाचार्य जी साहब ने कहा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट से कुछ ऑपरेटिंग रेशियो में फर्क पड़ेगा, उसको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अब आने वाली है जो इफेक्ट करेगी उनके ऑपरेटिंग रेशियो को, इस 7th पे कमीशन। क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर तो बढ़ने वाला है और अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ी तो ऑपरेटिंग रेशियो जो है जाहिर है खराब हो जाएगी जी। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है जी, बहुत सालों से आपने पैसेंजर का टैरिफ नहीं बढ़ाया और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन बिजनेस पैसेंजर बिजनेस हो जी, जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पैसेंजर्स कैरी करता हो और गाड़ियों में भीड़ हो, और फिर आप एंड ऑफ द डे कहें कि मुझे पैसेंजर में नुकसान होता है, तो उसका क्या कोई अंदाजा लगाएगा कि आप जाहिर है ठीक भाड़ा नहीं चार्ज कर रहे। किराया जो बढ़ाया जाए 35,000 करोड़
की सब्सिडी. हाउ कैन एन ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव विद दिस सॉर्ट ऑफ सब्सिडी? चलिए, तो सब करेंगे कि सब्सिडी नहीं देना चाहिए, रियायत नहीं देनी चाहिए और यात्री किराए बढ़ाए जाने चाहिए. इस साल में अगर ये डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ठीक है, क्योंकि हमारे पैसेंजर जो अर्निंग्स जो हैं वो हेवीली सब्सिडाइज्ड हैं. पर इस साल में जिस साल जो फ्यूल कॉस्ट जो है रेलवे की काफी कम उसमें आप समझ लीजिए 20% की घट गई है आपकी, क्योंकि अगर आप देखें डीजल का दाम ही देखें आप, उसमें 20% कम हो गया है. इनपुट कॉस्ट पूरा रेलवे बजट में 19 से 20% है आपका फ्यूल कॉस्ट. ठीक है, तो अगर उसमें अगर 20% की आगे आपकी तो एक बहुत बड़ा एल्बो रूम मिल जाता है, तो उसको जनता को ये समझाना कि भाई डीजल का दाम घट गया है, उसके पैसेंजर फेयर आपका बढ़ गया है, तो पॉलिटिकली इट विल बी नेक्स्ट इम्पॉसिबल फॉर द रेलवे मिनिस्टर टू अनाउंस इट. ऑल्दो आई एंटायरली एग्री विद मिस्टर कपूर दैट इट इज नीडेड दैट वो जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन जो है वो खत्म कर दिया जाए. क्रॉस सब्सिडाइजेशन खत्म कर दिया जाए, यानी जो माल भाड़े से पैसा लेकर के यात्रियों को जो रियायतें दी जाती हैं उस ट्रेंड को खत्म किया जाए. लेकिन क्या ऐसा वाकई कर पाएंगे? आइए चलते हैं चेन्नई और कुछ और हिस्सों से दिखाते हैं कि क्या है बजट यात्रा से उम्मीदें. स्वच्छ भारत का सपना भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा हो, पर यह सपना तभी साकार होगा जब देश का हर नागरिक इस मुहिम से जुड़ेगा. सफाई की मुहिम अब जुनून बन गया है. ये है चेन्नई का सेंट्रल रेलवे स्टेशन. साफ सुथरा, दीवारों पर चमकदार पेंटिंग, चारों तरफ स्वच्छ दीवारें. सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ रेलवे प्रशासन नहीं, बल्कि यहाँ के निफ्ट छात्रों का भी इसमें अहम योगदान है. चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 11 इन दिनों एक खूबसूरत पोस्ट कार्ड के रूप में पेश है, जिसे चेन्नई के साथ अपना पेंटिंग कैनवास मानते हैं. इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 11 जो प्लेटफॉर्म नंबर 11 है, यहाँ पर एक खूबसूरत तरीके से स्वच्छ भारत अभियान का एक नई मुहिम यहाँ पर देखने को मिल रही है. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म की दीवारें पूरी तरह से रंग बिरंगी और खूबसूरत रंगों से रंगी गई हैं. लेकिन खास बात यह है कि इन दीवारों पर पूरी तरह से तमिलनाडु का जो एक कल्चर है, तमिलनाडु की कला है, सभ्यता है, वो तमाम चीजें इस दीवार पर नजर आती हैं. चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जहां पहले गंदगी का अंबार था, दुर्गंध फैलती थी, पर आज इस स्टेशन की मानो तकदीर ही बदल गई. स्वच्छ भारत के तहत चेन्नई रेलवे स्टेशन लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है. यहाँ रेलवे की तरफ से 24 घंटे साफ सफाई पर जोर दिया जाता है और हर घंटे साफ सफाई पर नजर भी रखी जाती है. It's a very prestigious and very useful project. So we were very involved with this kind of a project because our institution actually deals with public, customers and fashionable inputs. So this was direct contact with people. So that's where the challenge lies. And we had to do it on the spot while the passengers are watching. तमिलनाडु की कला और संस्कृति की एक खूबसूरत तस्वीर पेश करता है ये रेलवे स्टेशन. इस खूबसूरत कलाकृति से यहाँ आने वाले मुसाफिर भी एक झलक में तमिलनाडु की संस्कृति देखकर आगे बढ़ना चाहते हैं. निफ्ट के छात्रों का जुनून यहीं पर खत्म नहीं होता. वे अब इस जगह को साफ रखने के लिए और अपनी पेंटिंग को गंदा होने से बचाने के लिए अब इसकी विनाइल कोटिंग भी कराना चाहते हैं. स्वच्छ भारत इज नॉट ओनली अबाउट आप रोड को क्लीन करें, इज अबाउट कि आपके पास जो बिल्डिंग है, आपके पास जो आर्किटेक्चर है, आप उनको भी क्लीन करें. क्योंकि वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश की मॉन्यूमेंट्स है, उनको बहुत सिक्योर करना बहुत जरूरी, बिकॉज जो पुराने हैं उनको हमें वैसा ही रखना जैसा वो थे. छात्रों और रेलवे के सहयोग से स्टेशन आदर्श स्टेशन के रूप में उभरा है. साफ सफाई हर इंसान की जरूरत और जिम्मेदारी है. हम सब के प्रयास से ही देश को खूबसूरत बनाया जा सकता है. तो ये बदलाव मानसिकता का बदलाव है. जिस तरह से आपने देखा कि स्वच्छ भारत से जुड़ता हुआ एक तरह से रेल बजट को इस स्टोरी में दिखाया गया. दूसरी बड़ी फ्लैगशिप योजनाएं हैं जिनसे ये बजट शायद जुड़ता हुआ दिखाई दे सकता है. लेकिन अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का और इस राउंड में सवालों का जवाब देने के लिए हमारे मेहमानों को मिलेंगे सिर्फ 30 सेकंड. आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है इस राउंड का. सवाल नंबर 1, क्या इस साल के वित्तीय घाटे की स्थिति सुधारने के लिए रेलवे मंत्री यात्री किराए में बढ़ोतरी करेंगे? कपूर साहब जी, थोड़ा बहुत तो जरूर करेंगे और उन्हें करना चाहिए. चलिए, कपूर साहब का मानना है कि करना चाहिए और थोड़ा बहुत करना चाहिए और शायद ये समझाना पड़ेगा. लेकिन भट्टाचार्य जी ने कहा
कि डीजल की गिरती कीमतों पर अभी शायद लोगों को समझाना मुश्किल होगा। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। बीते साल के बजट में कोई नई रेल सेवा की शुरुआत नहीं की गई। भट्टाचार्य साहब, क्या ये ट्रेंड फिर से जारी रहेगा, यानी कुछ नए अनाउंसमेंट्स नहीं होंगी? एकदम सही, नए अनाउंसमेंट नहीं की जानी चाहिए। एक अच्छा ट्रेडिशन सेट किया रेल मंत्री ने और मेरे ख्याल से वो ट्रेडिशन को बरकरार रखना ही उचित होगा। और शायद बजट के बाहर भी कुछ नई चीजें की जा सकती हैं, अनाउंसमेंट करना जरूरी है। रेलवे के लिए बहुत सारी चीजें योजनाएं इंप्लीमेंट करनी है। मान लीजिए जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, अगर वो अनाउंस कर दें कि वो 2019 के बजाय वो 2018 में इंप्लीमेंट करेंगे या 2017 में इंप्लीमेंट कर देंगे, वो सबसे बड़ी चीज होगी। आइए देखते हैं तीसरा सवाल इस राउंड में क्या है हमारे पास। 7वें वेतन आयोग के लिए की गई सिफारिशों का 30 से 40 हज़ार, अभी 32 हज़ार, लेकिन 40 हज़ार कुछ लोग बोल रहे हैं करोड़ रुपए का इंतजाम कहाँ से होगा? भट्टाचार्य जी, कैसे इंतजाम हो पाएगा ये? मेरे ख्याल से जो इतना बड़ा जो एक इम्पैक्ट आएगा रेलवे के फाइनेंसेस के ऊपर, अगर केंद्रीय सरकार इसको इम्प्लीमेंट करने का वादा किया है उन्होंने और इसको इम्प्लीमेंट करने का अनाउंसमेंट करने की सोच है उनको, मुझे लगता है कि रेलवे को कोई चारा नहीं है, उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बजट से मिलेगा? हाँ, कुछ हिस्सा तो बजट से, रेलवे का बजट अलग है जी, तो रेलवे का जो अपना ही उसका अपने से ही करना पड़ेगा। पर यह हो सकता है कि सरकार इनको कोई स्पेशल कोई प्रोविजन दे, ग्रांट्स दे, पर मुझे लगता है कि आज की हालात में ये 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशंस को ठुकरा देना रेलवे के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है इस राउंड में हमारे पास। रेलवे में निवेश लाने के लिए क्या कुछ नए कदम देखने को मिलेंगे कपूर साहब? जी जरूर दिखेंगे। और क्या हो सकते हैं वो? आईटी पैसेंजर्स की सुविधाओं का नया रुख बताने के लिए मैं समझता हूं कि सुरेश प्रभु आईटी का बहुत फायदा लेने वाले हैं और अनाउंसमेंट्स जो हैं पैसेंजर्स बेनिफिट के लिए वो आईटी रिलेटेड ज्यादा होंगे। आईटी रिलेटेड ज्यादा होंगे, पैसेंजर्स के बेनिफिट्स के होंगे। आइए अब आपको बताते हैं उस सवाल का जवाब जो हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में पूछा था। क्वेश्चन ऑफ द डे, भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया था? और कुछ ही सेकंड्स में इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। 7 अप्रैल 1860। तो उम्मीद है कि जो रेल बजट की जो और कुछ बारीकियां हैं, कल हम 7:30 बजे जब आएंगे तो जरूर उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महेश कपूर साहब इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। भट्टाचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो ये खास कार्यक्रम कल शाम 7:30 बजे देखना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे और पहलू हैं रेलवे बजट पर जिन पर चर्चा करना बाकी है। फिलहाल सबका बजट में सिर्फ इतना ही। मेरी और मेरी पूरी बजट टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।